और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे चुनावी। हिमाचल विधानसभा चुनाव की डुगडुगी बज गई है। चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। हिमाचल में दोबारा कमल खिलेगा या फिर कांग्रेस परिवर्तन के अपने मकसद में कामयाब होगी, इसका पता सिर्फ 55 दिन बाद ही चल पाएगा। देखिए। हो गया है हिमाचल के दंगल का ऐलान। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस सुअवसर है जो द्योतक है देवभूमि के आंचल में आयोजित और चित्र भेंट करने के लिए सभी 68 सीटों पर 12 नवंबर को मतदान। आठ दिसंबर को होगा नतीजों का ऐलान। इन 2 तारीखों को याद रख लीजिए। पहला 12 नवंबर जिस दिन आपको वोट जरूर डालना है, और दूसरी तारीख है 8 दिसंबर जिस दिन मतदान के नतीजे आएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने इस बार के चुनाव में वोटरों के लिए कई नई सहूलियतों का ऐलान करते हुए हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव प्रक्रिया की तारीखों का ऐलान किया। जिसकी शुरुआत 17 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी होने के साथ होगी। चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों को जान लेना चाहिए कि 25 अक्टूबर नॉमिनेशन जमा करने की आखिरी तारीख है। उम्मीदवार 29 अक्टूबर तक नाम वापस ले पाएंगे और सभी 68 सीटों के लिए वोटिंग 12 नवंबर को होगी। The Gazette notification would be 17th October. The election would be in one phase. Last date for nomination would be 25th, that is Tuesday. Date for scrutiny would be 27th. Last date for withdrawal would be 29th, and date of poll 12th November, and date of counting 8th December, and the entire process is completed by 10th of December. इस ऐलान के साथ ही प्रदेश में आचार संहिता लागू हो गया। मगर आचार संहिता लागू होने पर होता क्या है, जरा ये जान लीजिए। आचार संहिता निष्पक्ष चुनाव के लिए लागू किए जाने वाले चुनाव आयोग के नियम को कहते हैं, जिसके लागू होते ही शासन और प्रशासन में कई अहम बदलाव हो जाते हैं। इस दौरान सरकारी कर्मचारी चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक ईसी के कर्मचारी की तरह काम करेंगे। नेता सरकारी घोषणाएं, उद्घाटन और शिलान्यास नहीं कर सकते। किसी दल के लिए सार्वजनिक पैसे का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। चुनाव प्रचार के लिए सरकारी साधनों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। पुलिस प्रशासन की अनुमति के बिना जाति या धर्म के आधार पर मतदाताओं से वोट नहीं मांगा जा सकता। इस दौरान चुनाव आयोग के पर्यवेक्षक राजनीतिक कार्यक्रमों पर नजर रखते हैं। एक जागरूक वोटर का फर्ज ये भी है कि वो आचार संहिता उल्लंघन की जानकारी चुनाव आयोग तक जरूर पहुंचाए, क्योंकि निष्पक्ष चुनाव के लिए आचार संहिता का पालन होना बहुत जरूरी है। अब ये भी जान लीजिए कि आचार संहिता के उल्लंघन पर क्या हो सकता है। शिकायत या जानकारी मिलने पर चुनाव आयोग नियम के अनुसार कार्रवाई करता है। उम्मीदवार को चुनाव लड़ने से रोका भी जा सकता है।
उस पर आपराधिक मुकदमा भी दर्ज कराया जा सकता है। इतना ही नहीं, प्रत्याशी या नेता को जेल भी जाना पड़ सकता है। लिहाजा न्यूज़ 18 संहिता पर नजर रखने की अपील कर रहा है। वहीं नेताओं और उम्मीदवारों से भी नियमों का सख्ती से पालन करने की उम्मीद रखता है। रवि मिश्रा, न्यूज़ 18 दिल्ली। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने चुनाव ऐलान का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि हम आदर्श आचार संहिता के तहत चुनाव के लिए पूरा सहयोग करेंगे। मैं स्वागत करता हूं चुनाव आयोग के इस फैसले का कि चुनाव की प्रक्रिया अब जो है वो शुरू हो रही है और ऐसे में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है हिमाचल प्रदेश में लागू हो चुका है। हम पूरा सहयोग करेंगे। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि बीजेपी चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है और जनता इस बार रिवाज तोड़कर फिर से बीजेपी की सरकार बनाएगी। जनता पार्टी लगातार चुनाव के लिए तैयारी कर रही थी। हम पूरी तरह से तैयार हैं। शानदार काम प्रदेश में किया है, इसलिए चुनाव जीतेंगे, मिशन रिपीट करेंगे, रिवाज बदलेंगे और लगातार दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार। चुनाव के ऐलान के साथ ही आचार संहिता लागू होने के बाद प्रशासन की टीम एक्शन में आ गई है। ऊना और हमीरपुर में आचार संहिता लगते ही प्रशासन ने सार्वजनिक जगहों से नेताओं के बैनर, पोस्टर और विज्ञापन के बोर्ड को हटाने का काम शुरू कर दिया है। हर सरकारी विभाग ने अपने अपने विभिन्न योजनाओं के संबंध में लगाए गए होर्डिंग्स हटाने को लेकर कवायद शुरू कर दी है। नगर परिषद के कार्यकारी संदीप आचार संहिता लागू होने के बाद चुनाव आयोग के दिशा निर्देश पर सार्वजनिक स्थानों से 24 घंटे के भीतर सरकारी भवनों पर लगे विभिन्न सरकारी योजनाओं के विज्ञापन बोर्ड हटाए जाएंगे। जैसा कि आपको ज्ञात है, इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन की डेट्स घोषित कर दी। इसी के साथ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया। उसके तहत जिला प्रशासन के और इलेक्शन कमीशन के जो आदेश हैं, उसके तहत सरकारी बिल्डिंग से होर्डिंग्स वगैरह को हटाया जा रहा है, जो विदिन 24 हटाने हैं। ऐसे ही पब्लिक प्लेसेस से 48 आवर्स में हटाए जाएंगे और प्राइवेट बिल्डिंग से काम किया जा रहा है होर्डिंग्स को हटाने। इधर चुनाव का ऐलान हुआ तो उधर प्रियंका गांधी की परिवर्तन प्रतिज्ञा रैली से कांग्रेस ने चुनाव प्रचार का शंखनाद किया। सोलन में हुई प्रियंका की रैली में कांग्रेस के कई दिग्गज पहुंचे हुए थे। प्रियंका ने दादी इंदिरा की कहानी सुनाते हुए हिमाचल से अपना रिश्ता जोड़ा, तो बीजेपी पर हमला करते हुए जनता से कई बड़े वादे भी किए। क्या यूपी, क्या छत्तीसगढ़ और क्या पंजाब, हिमाचल के सोलन में प्रियंका गांधी रैली को सफल बनाने के देश पहुंचे हुए थे, जिनकी मौजूदगी मंच पर भी दिखाई दी। मंच पर प्रियंका का हिमाचली परंपरा से स्वागत किया गया, तो प्रियंका ने हिमाचल से अपना रिश्ता और लगाव बताने के लिए दादी इंदिरा की आखिरी इच्छा वाली एक कहानी सुनाई। मैंने जब यहाँ घर बनाया शिमला के पास मशोबरा में, तो इसीलिए बनाया क्योंकि इंदिरा जी की एक छोटी सी निजी ख्वाहिश थी। उनका ये सपना था, उन्होंने हमें बहुत बार कहा कि जब मैं रिटायर होंगी तो मैं मशोबरा में एक घर पे मैं, लेकिन रिटायर होने से पहले ही वो शहीद हो गई। वो बताती थी कि 25 जनवरी 1971 में जब हिमाचल का प्रदेश बना, तब वो यहाँ आई आप सबसे बातचीत करने के लिए, तो भारी बर्फ पड़ी थी और बोलते बोलते सभा के दौरान भी बर्फ पड़ रही थी, लेकिन ना आप हिले ना इंदिरा गांधी हिली।
सत्ता परिवर्तन की प्रतिज्ञा, हिमाचल की जनता से कई बड़े वादे भी किए। लेकिन मेरे सुनने में आया है कि यहाँ पे ड्रग्स बहुत फैले हैं। एक ड्रग पॉलिसी बनेगी और डी एडिक्शन सेंटर हर जगह लगवाए जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमारा पूरा जोर रोजगार दिलवाने में जाएगा और 680 करोड़ का स्टार्टअप फंड बनवाएंगे। जो नौजवान अपना छोटा सा व्यापार शुरू करना चाहता है, स्टार्टअप करना चाहता है, उस 0% ब्याज पर ये लोन मिलेगा। सेब के दाम, फसल के दाम वो तय करेंगे और जो मेहनत कर रहा है कर्मचारी, उसके लिए आपके पास न समय है और न आपके पास पैसा है। और आप अपने मुंह से कहते हैं ये फसल के दाम, सेब के दाम, आप यहाँ पे टमाटर उगाते हैं, मशरूम उगाते हैं, इस सब के दाम बड़े बड़े उद्योगपति तय करेंगे। आपको अपने फसल का दाम नहीं मिलना चाहिए। प्रियंका ने अपने वादों को छत्तीसगढ़ सरकार की तरह पूरा करने की बात कही, पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए हमला बोला। अगर आप देखें तो ये 5 साल जो बीते हैं, इसमें भाजपा की सरकार ने आपके लिए क्या किया। और मैं ये इसलिए नहीं कह रही हूं कि ये चुनाव है तो आलोचना करनी ही है, कि ये चुनाव है हम इस तरफ है वो उस तरफ है तो हाँ उनकी बुराई करनी है। नहीं, मैं एक वास्तविकता आपको बताना चाहती हूं। कर्मचारियों को लीजिए, आपके प्रदेश में तकरीबन 2 लाख कर्मचारी हैं। आज कहां है? धरने पे बैठे महीनों से, एक प्रतिनिधि नहीं आया। 2017 चुनाव की बात करें तो कांग्रेस को सिर्फ 21 सीटें मिली थी और बीजेपी ने 44 सीटों के साथ सत्ता तक पहुंची थी। हिमाचल में हर बार दूसरे की सरकार वाली रवायत रही है। शायद इसलिए भी कांग्रेस को परिवर्तन की उम्मीद नजर आ रही है। मगर बीजेपी का दावा है कि इस बार रिकॉर्ड टूटेगा और फिर से कमल खिलेगा। बहुत जोरदार कैंपेन हिमाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलेगी और निश्चित रूप से जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी। सबके दावे में खुद की जीत का दावा है, लेकिन जनता के मन में क्या है? रणवीर सिंह, न्यूज़ 18 सोलन। सोलन में परिवर्तन रैली के बाद प्रियंका गांधी ने पुरानी पेंशन बहाली को लेकर अनशन पर बैठे सरकारी कर्मचारियों से मुलाकात की। इस दौरान प्रियंका गांधी ने न्यू पेंशन कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर से बात करते हुए इन्हें आश्वस्त किया है कि अन्य राज्यों में कांग्रेस की सरकार जहां पर है, वहां 2 राज्यों में कांग्रेस ने पुरानी पेंशन बहाल की है। साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में अगर प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार बनती है तो पहली मंजूरी देंगे। समस्या बहुत जेन्युइन समस्या है और आपको मालूम होगा मैं यूपी में ज़्यादा काम करती हूँ तो वहाँ पे भी बहुत बड़ी समस्या, मतलब देश भर में। तो हमने कांग्रेस में जहाँ जहाँ कांग्रेस शासन में है उन प्रदेशों में किया है। तो यहाँ भी हमने सबसे बात की है कि हाँ भी अगर हमारी सरकार आएगी तो 10 दिन के अंदर अंदर इसको किया जाएगा। गारंटी दी है हमने, मैनिफेस्टो आप देखेंगे उसमें हमने लिखा है। 2 राज्यों में पार्टी ने दी है। बीजेपी महिला मोर्चा की प्रियंका वाड्रा की रैली पर हमला बोला है। सूद ने कहा कि प्रियंका की रैली का नाम महारैली रखा गया था, लेकिन जितनी भीड़ दिखाई दी उससे लगा कि यह रैली नहीं, नुक्कड़ सभा थी। नुक्कड़ सभा में कितनी संख्या में लोग थे, गांधी परिवार की चाटुकारिता उसमें स्पष्टता से नजर आ रही थी। हर नेता गांधी परिवार को उसको नमन और प्रणाम करने की दिशा में ही जुटा हुआ था। और मेरे हिसाब से इतनी जिसकी कोई मैसेज नहीं गया समाज में और जनता में, मैं उस रैली को नुक्कड़ सभा का रूप दूंगी और वो नुक्कड़ सभा ही थी।
वहीं शनिवार को सिरमौर जिले के गिरिपार में गृह मंत्री अमित शाह की रैली होने वाली है। अमित शाह गिरिपार के सतौन में आभार रैली को संबोधित करेंगे। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने गिरिपार को जनजातीय क्षेत्र का दर्जा दिया है, जो यहां रहने वाले हाटी समुदाय के 3 लाख लोगों की बहुत पुरानी मांग थी। मांग पूरी होने की तरीके से गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत करेंगे। लोगों ने शाह के दौरे को लेकर खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। से हमारा लंबित मामला पड़ा हुआ था। आज जिस प्रकार से बीजेपी सरकार ने, चाहे वो हमारी केंद्र की सरकार है चाहे स्टेट की सरकार है, जिस प्रकार से इन्होंने हमारे इस काम को अंजाम दिया है, इस वहाँ तक पहुँचाया है कि कैबिनेट तक हमारे इस मुद्दे को लेके गए हुए हैं, तो आगे का काम भी ऑब्वियसली इसमें कोई शक नहीं है कि जब ये कैबिनेट में आ चुका है मुद्दा तो आगे होगा भी। हाँ, रही बात स्वागत की, हमने आपसे पहले भी कहा था, जब अब हमारी टीम जो है ना, हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में दिल्ली उनके साथ कमिटमेंट किया था। उन्होंने कहा था कि आपका काम होगा तो आपके क्षेत्र में भी जरूर आएंगे। वो आ रहे हैं तो उनका आभार हम इस प्रकार से प्रकट करेंगे। जो भी हमारी पारंपरिक वेशभूषाएं रही है, हमारा जिस प्रकार से आप पता है कि सिरमौर के लोग पहले से भी, और ख़ास तौर पे ट्रांसगिरी के लोग पहले से लेके आओ भगत के लिए माने जाते हैं, हम उनका उसी प्रकार से स्वागत करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने सतौन में शनिवार को आयोजित होने वाली अमित शाह की हाटी आभार रैली की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि 50 साल के लंबे संघर्ष के बाद के लोगों में खुशी की लहर है। डबल इंजन की सरकार ने गिरिपार की दशकों पुरानी मांग को पूरा किया है, जिसके लिए बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व बधाई का पात्र है। साथ ही उन्होंने कहा कि यह रैली ऐतिहासिक रैली होगी, क्योंकि हाटी के लोग भारी संख्या में इसमें भाग लेंगे। बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगा माननीय अमित शाह जी का कि हाटी कम्युनिटी को जो जनजातीय का दर्जा दिया है, और उसके बाद आभार रैली जो हाटी है उसमें माननीय गृह मंत्री जी, माननीय अमित शाह जी कल यहाँ पधार रहे हैं। उनका अभिनंदन करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ, और उनका आभार भी प्रकट करना चाहूँगा कि जिला सिरमौर में उनका आगमन हो रहा है। एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। 4 दिन के भीतर पीएम मोदी दूसरी बार हिमाचल आएंगे। पीएम 16 अक्टूबर को धर्मशाला आएंगे। हालांकि धर्मशाला में क्या कार्यक्रम रहेगा इसका खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन जिला और पुलिस प्रशासन को इस बारे में सूचित कर दिया गया है कि 16 अक्टूबर को पीएम नरेंद्र मोदी। धर्मशाला दूसरा महत्वपूर्ण शहर है। ऐसे में चुनावों से पहले पीएम मोदी का आना राजनीतिक तौर पर अहम है। पीएम के धर्मशाला दौरे के मद्देनजर एसपीजी की एक टीम भी धर्मशाला पहुंच चुकी है और उसने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लिया। पीएम नरेंद्र मोदी की कांगड़ा में शाहपुर विधानसभा के अंतर्गत चंबी में रैली प्रस्तावित है। इसको लेकर भाजपा की ओर से भी तैयारियां चल रही हैं। देखिए, जो एसपीजी के जो एआईजी जिन्होंने आज यहाँ पे बैठक ली है, और जो हमें कम्युनिकेशन मिली है, माननीय प्रधानमंत्री महोदय का जो कांगड़ा दौरा है वो प्रस्तावित है, और जो बाकी डिटेल्स हैं अभी जो उनकी अभी अपेक्षित हैं, और प्रदेश सरकार से भी अपेक्षित हैं और पीएमओ से भी अपेक्षित हैं। अभी सिर्फ यही जो सूचना मिली है कि 16 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री महोदय ज़िला कांगड़ा के अंदर आएंगे, और बाकी डिटेल्स जैसे ही क्लियर होंगी तब आप लोगों को अवगत करवा दिया जाएगा। नहीं, देखिए, अभी मैं उस पर नहीं बता पाऊँगा कुछ इस चीज़ में, क्योंकि अभी कुछ भी जो रिटर्न के अंदर हमें कम्युनिकेशन नहीं आई है, और किस परियोजना के लिए माननीय प्रधानमंत्री यहाँ आ रहे हैं और किस प्रकार का जो यहाँ पे कार्यक्रम है वो रहेगा, जैसे कार्यालय या फिर प्रदेश सरकार की तरफ से हम आप लोगों को उसमें। बिलासपुर में कांग्रेस नेता संदीप ने कहा कि प्रदेश की जयराम सरकार पर आरएसएस के पदाधिकारी हावी हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय पर भी आरएसएस पदाधिकारियों का दबाव है। साथ ही उन्होंने कहा कि कारवा के ओर से घर निर्माण कार्य के दौरान चोरी की गई बिजली मामले में सरकार ने अधिकारियों पर दबाव बनाकर लाखों रुपयों के जुर्माने को मात्र 4,000 रुपये में बदल दिया। नहीं तो भाजपा के भ्रष्टाचार के जीरो टॉलरेंस के दावों की पोल खुल जाती है।
प्रांत कार्यवाहक हैं उनके सामने एक पूरा के पूरा फुल प्रूफ केस जो है बिजली चोरी पकड़ करने का सामने आया है, जो मैंने कंप्लीट अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके अंदर वो रखा भी है। तो उनको जुर्माना किया गया और उसके अंदर मुख्यमंत्री कार्यालय का हस्तक्षेप हुआ और उस हस्तक्षेप के बाद उनका जो जुर्माना था वो कम कर दिया गया। मैं ये पूछना चाहता हूं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से कि जो गवर्नेंस है वो आप चला रहे हैं या आरएसएस चला रही है? इसका क्या मायने हैं कि आपका जो कार्यालय है वो आरएसएस के तले, बोझ के तले दबा हुआ है और आरएसएस कार्यवाहक करते हैं और उसके बाद उस मसले को दबा दिया जाता है। शिमला के साथ लगते संजौली क्षेत्र में अपराध और नशेड़ियों पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने क्षेत्र में पुलिस का पहरा बढ़ा दिया है। साथ ही संजौली चौकी को अपग्रेड करते हुए इसे थाने का दर्जा दे दिया है। आज शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने थाने का विधिवत शुभारंभ किया। लंबे अरसे से लोग संजौली क्षेत्र में थाना बनाए जाने की मांग कर रहे थे, जिसे हाल ही में सरकार ने पूरा किया है। इस मौके पर शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि संजौली क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधियां भी बढ़ रही हैं। ऊपरी शिमला के लोग बच्चों की शिक्षा और नौकरी के लिए संजौली की ओर और इसके आसपास के इलाकों में बस गए हैं। ऐसे में क्षेत्र में कुछ असामाजिक तत्व आपराधिक घटनाओं को भी अंजाम देते हैं और नशे का प्रचलन भी क्षेत्र में बढ़ता जा रहा है, जिसकी रोकथाम के लिए संजौली में पुलिस का ज्यादा पहरा होना जरूरी था। सालों बाद जो है वो संजौली का एरिया जो आज बहुत ज्यादा हाईली पॉपुलेटेड एरिया बन गया है, यहाँ पर से भी बहुत बड़े बड़े जो है वो शोरूम्स हैं या आपके जो है वो खाने पीने के जॉइंट्स हैं और कंस्ट्रक्शन वर्क है, वो सारा इस एरिया में बहुत ज़्यादा बढ़ा है। इसलिए आवश्यकता इस बात की थी कि यहाँ पर जो है वो हम इस पुलिस चौकी को अपग्रेड करें। मैं ठाकुर जयराम जी को, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारी इस मांग को स्वीकार किया, क्योंकि जैसा आपने प्रश्न में ही किया है कि अभी इस क्षेत्र में जो है वो नशे का प्रचार हो रहा है। रीजन उसका यह है कि शिमला जिला के ऊपरली क्षेत्रों में इकोनॉमी में जो है वो बहुत ज्यादा जंप हुआ। तो चलिए, इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।